मित्रों, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और उसके बाद इस ढंग का इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे कि ये तो एक बड़ी सहज और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जनता को कष्टों का आदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये कहने का प्रयास किया कि पेट्रोल और डीजल पर से नियंत्रण मुक्त हो चुका है और बाजार के आधार पर कीमतें निर्धारित हो रही हैं, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं और ये एक स्वाभाविक सी बात है। हमारा मानना है कि आम आदमी को कष्ट देने वाले इतने बड़े विषय का इतना सहज और इतना आसान एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है और लगभग 59 रुपए के स्तर के ऊपर आ गया है, जो कि आज तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। और इस कारण से स्वाभाविक रूप से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। परंतु ये जो डॉलर के मुकाबले रुपया इतने निम्न स्तर पर आया है, ये क्यों आया है? ये कोई एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये केंद्र सरकार की लगातार और गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। रुपए की ये स्थिति तो एक वानगी, एक एग्जाम्पल मात्र है जो आर्थिक दुर्दशा इस यूपीए सरकार ने किया है। हम सभी जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट हो या करंट अकाउंट डेफिसिट हो, सब खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। महंगाई अभी कम होकर भी 7-7.5 स्तर पे है। ऑन एन एवरेज वो लगभग 10% के ऊपर ही रही है। इसकी तुलना में अगर आप लोग याद करें कि जब एनडीए की सरकार थी तो 1997-98 में जब हम लोग सत्ता में आए, उस समय महंगाई की दर 10% से ऊपर थी, विकास की दर 4.9% के आसपास थी। और जब हम सत्ता से हटे तो महंगाई की दर 3.77% पे आ गई थी और विकास की दर 8.4 पे आ गई थी। यानी एकदम ठीक विपरीत हो गया था। और आज ऐसा लग रहा है कि दोबारा वही 90 के दशक जैसी स्थितियों की तरफ देश बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर आप इस बात पर विचार करें तो दो में से एक बात तो स्पष्ट है, या तो देश की इस आर्थिक दुर्दशा के लिए, जिसमें रोजगार के साधन भी कम होते जा रहे हैं, किसानों की स्थिति खराब है, या तो सरकार की नीतियां गलत हैं या फिर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की नीति भी गलत है और नीयत भी गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की समझ में भी दोष है और सरकार की सोच भी गलत है। इसलिए एक बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ी व्यापक समस्या अर्थव्यवस्था में क्रिएट हो गई है। आप सबने अभी हाल की कुछ रिपोर्टें पढ़ी होंगी जिसमें कि रोजगार सृजन के मामले में हम लगातार नीचे आते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी जनवरी 2013 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मैकेंजी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया कि अगर जीडीपी का 1% हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज 34 लाख नए जॉब या नए रोजगारों का सृजन होता है। ये तो अभी उन्होंने जनवरी 2013 में रिपोर्ट दी और हमारी सरकार जब आई थी तो उसने तो इस मूल मंत्र को पहले ही समझ लिया था। हमने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए थे और जिसके चलते हुए अर्थव्यवस्था को गति मिली थी और रोजगारों का सृजन हुआ था। मगर दुर्भाग्यवश हमारी सरकार जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि केवल राजनीतिक कारणों से वो जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनकी गति को धीमा किया गया और उनकी अनदेखी की गई और उसके बाद एक के बाद एक गलत आर्थिक नीतियां ली गईं, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया और इसने कुल मिलाकर उस परिस्थिति का निर्माण किया कि आज रुपया भी गिर रहा है, घाटा भी बढ़ रहा है, रोजगार भी घट रहे हैं। और तब जाकर यह स्थिति उत्पन्न होने लगी है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक सामान्य सी बात मान ली जाए। हमारा ये मानना है कि यदि सरकार ने सही और सुदृढ़ नीतियां रखी होती और जो आज वो ये तर्क दे रही है कि सब्सिडी हमने हटा ली है,
अगर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होती और वह सब्सिडी के द्वारा सपोर्ट करने की स्थिति में होती तो आम आदमी को इस समस्या से बचाया जा सकता। इसलिए मेरा यह कहना है कि ये जो आर्थिक स्थिति या पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए जो दाम हैं, इनका जो कारण है वो तात्कालिक नहीं, दीर्घकालिक है। दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, इट इज लॉन्ग टर्म। और दूसरा, यह परिस्थितिजन्य नहीं है बल्कि गलत नीतियों के कारण है। दिस इज नॉट सर्कमस्टांशियल, रादर देन इट इज ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज। और इसलिए अब हमारा यह मानना है कि इन गलत नीतियों के कारण जनता पूरी तरह ऊब चुकी है और दोबारा वह एनडीए के शासनकाल के उस अर्थव्यवस्था के युग की एक स्वर्णिम झलक अपनी आंखों में देख रही है और वह पुनः यह अपेक्षा कर रही है कि भाजपा नेतृत्व की सरकार ही उसे इस संकट से मुक्ति दिलाएगी। देखिए, ना कोई गिला था ना कोई शिकवा था। आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता का उनसे मिलना एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें कोई गिला शिकवा देखने का कोई औचित्य नहीं है। आडवाणी जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे लोग मिलते रहते हैं, विचार विमर्श भी करते रहते हैं भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर। देखिए, वो आज दिल्ली में हैं सरकारी कार्य के सिलसिले में, तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबसे उन्होंने मुलाकात की। तो ये एक सामान्य सी बात है। इससे पूर्व में भी आए थे तो उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। अरुण सिंह जी, देखिए, पटना में आज भाजपा ने बंद का आह्वान किया था और जब भाजपा के द्वारा यह आह्वान किया गया था तो जदयू के कार्यकर्ताओं के आने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो अगर आप देखा जाए तो एक इन्फ्रिंजमेंट तो उनकी तरफ से हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का सड़क पर आना। और एक और बात उल्लेखनीय है कि आज जो भाजपा का बंद था वो बहुत ही सफल है। शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक उसको समर्थन मिला है और जनता के द्वारा स्वतः स्फूर्त होकर उसमें सहभागिता की गई है। परंतु सत्ताधारी दल जदयू के द्वारा जगह जगह जो दुकानों को खुलवाने का प्रयास किया गया, ये अपने आप में बहुत विडंबनापूर्ण है और ये लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सत्ताधारी दल किसी बंद को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में इससे पूर्व लालू और कम्युनिस्ट पार्टी के दौर में भी कभी इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ। तो अगर आप जो खींच वाला विषय कह रहे हैं तो इसकी प्रस्तावना होते तो उधर से दिख रही है। राजीव जी, देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो उन दो दलों का आपस का विषय है, परंतु हमें बहुत आश्चर्य होता है कि वो उन प्रधानमंत्री महोदय के सर्टिफिकेट पर गदगद महसूस कर रहे हैं जिनकी की पार्टी 1984 के दंगों में सिख समुदाय के नरसंहार के लिए दोषी मानी जाती है। वह उन प्रधानमंत्री महोदय के कहने पर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं जिनके गृह राज्य असम में, जहां से वो अभी अभी पुनः निर्वाचित होकर आए हैं, जो कुछ घटित हुआ है उस पर वो एक लाइन की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं दी। वो उस प्रधानमंत्री के कहने पर सेकुलरिज्म का तमगा अपने ऊपर लगाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं जिन प्रधानमंत्री महोदय ने 2008 में कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी एक समुदाय विशेष को देश के संसाधनों पर पहला हक देने का बात किया। क्या ये उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि कौन पंथ निरपेक्ष है और कौन सेकुलर है, और वो जिससे यह प्रशंसा पाकर प्रसन्न हो रहे हैं उनके स्वयं के सेकुलर क्रीडेंशियल्स क्या हैं? राजीव जी, आपका सवाल।
देखिए, हम धर्म और जाति, पंथ या मजहब के आधार पर किसी भी वर्ग को ना हेय दृष्टि से देखते हैं, ना उसको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और जो आपने नारे की बात कही है, नया नारा नहीं है, 2006 और 7 में दिया गया था, और इससे पहले भी तिलक तराजू वाले बहुत सारे नारे दिए गए। तो नारे बदलते रहते हैं, बसपा के परिस्थिति के अनुसार वो यू टर्न लेते रहते हैं। और क्योंकि वो जातियां के आधार पर राजनीति करते हैं अन्य दल, मगर हम लोग इस प्रकार की कोई जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करते। मिस्टर पारसा। I have just given you one example that all the mega infrastructure projects which were started by the NDA government and which has yielded tremendous results, and all over the world it was called, it is an Indian success story. But it has been retarded and stopped by the UPA government as soon as they came in the power in 2004. This was one of the example. Then the other may be the mismanagement on the agriculture sector, as you are already knowing that the agriculture sector is having a very low growth rate of around 1.1%, and manufacturing sector is having 1.9%. The entire economy is focusing more and more on the service sector than the core sectors like manufacturing and agriculture, and over a period of 8 or 9 years, this has led the economy to this mess. मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि रेल मंत्री के रूप में वो जितने भी राज्यों में गए होंगे, कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने ये कहा था कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका लेनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो बार बार विकास, महंगाई, कुशासन और अक्षमता से भटकाने के लिए या तो सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाते हैं या मोदी जी के व्यक्तित्व के उस आयाम की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं जो वो अपने नज़र से देखते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ पर क्या हुआ वो तो एक अलग विषय, उनका व्यक्तिगत विचार है, परंतु ये कांग्रेस के अंदर जो एक भय व्याप्त है भाजपा के उत्थान को लेकर और नरेंद्र मोदी जी को लेकर, ये उसका परिचायक है। किसको कितनी जानकारी है, और वो सरकार के विदेश मंत्री बोल रहे हैं जिनके विदेश मंत्री जाके यूनाइटेड नेशंस में दूसरे देश का पर्चा पढ़ के चले आए थे। वो यदि हमें ये शिक्षा दें, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये तो अनपढ़ आदमी भी नहीं करता है कि हमें जो दिया गया सब्जेक्ट, हम भारत के विदेश मंत्री और दूसरे का पर्चा पढ़ रहे हैं। तो ये तो उनकी बात खुद ही हास्यास्पद है। मिस्टर राहुल श्रीवास्तव। There was no urgency. It was properly discussed and decided at the Goa summit, and now it is up to Mr. Narendra Modi. He will decide that how he is going to start his committee and the other functioning. Whatever he will do, he will decide in consultation with the party president. बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं बात और कहना चाहूँगा, सॉरी लास्ट में जो जनता दल यू हमसे अलग हुआ और आज जो घटनाक्रम आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जनता दल यू का थोड़ा कैरेक्टर ही बदल गया एक दिन में। तो इस पर मुझे एक वाक्य याद आता है जो नीति शतक का है। वो ये कहता है कि पद्म पत्र स्थितम वारिधात्ते मुक्ता फल श्रियम, संस्कृत में। इसका मीनिंग ये है कि कमल के पत्ते पर अगर पानी की बूंद भी होती है तो वो मोती की तरह नजर आती है, परंतु उसकी वास्तविक स्थिति क्या है यह तब पता लगता है जब कमल के पत्ते से हट जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष जी, आपका सवाल ले लिया। हाँ 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 जी, क्या आइए।
मैंने उनका चरित्र बदलने की बात कही है। जो हुड़दंग दिखाई पड़ा, मैंने उस संदर्भ में बात कही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।